कहानी की शुरुआत होती है रात के समय से, जहां हमें कुछ टीनेजर्स दिखाए जाते हैं जो एक सुनसान जगह पर पार्टी कर रहे होते हैं। वहां लड़के और लड़कियां मिलकर खूब मस्ती कर रहे होते हैं। इसी दौरान दो लड़कों को जमीन पर पड़ी एक अजीब और बड़ी सी चीज मिलती है जो देखने में किसी अंडे जैसी लगती है। दोनों उसे देखकर मजाक उड़ाने लगते हैं और मस्ती मजाक में उस चीज को थोड़ा सा तोड़ भी देते हैं। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उन्होंने कितनी खतरनाक चीज के साथ छेड़छाड़ कर दी है। काफी देर तक पार्टी करने के बाद सभी दोस्त थक जाते हैं और वहीं अपनी अपनी गाड़ियों में सो जाते हैं। अब अगली सुबह होती है और सभी धीरे धीरे जागने लगते हैं। यहाँ हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम मार्शा होता है। वह एक टेबल पर सो रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुलती है उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और उसे उल्टियां होने लगती हैं। बाकी दोस्त समझते हैं कि शायद ये सब रात में ज्यादा शराब पीने की वजह से हो रहा है, लेकिन मार्शा को अंदर ही अंदर कुछ बहुत अजीब सा महसूस हो रहा होता है। इसी बीच हमें एक और लड़की दिखाई जाती है जो पास की रेत पर खड़ी होती है। तभी अचानक एक पक्षी उड़कर आकर रेत पर बैठता है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन अगले ही पल वो रेत उस पक्षी को जिंदा निगल लेती है। ये देखकर लड़की डर जाती है और हैरान होकर तुरंत दौड़कर अपनी दोस्त मार्शा के पास जाती है और उसे चेतावनी देती है कि रेत पर पैर मत रखना, वहाँ कुछ बहुत खतरनाक है। लेकिन इससे पहले कि मार्शा उसकी बात समझ पाती, वह गलती से रेत पर पैर रख देती है। उसका पैर धीरे धीरे रेत के अंदर धंसने लगता है। वह घबराकर खुद को बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन इसी कोशिश में उसका हाथ भी रेत में चला जाता है। अब वो लड़की घबराकर जोर जोर से चीखने लगती है। उसके दोस्त ये मंजर अपनी आंखों से देख रहे होते हैं और वो भी दहशत में आ जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि इस रेत में आखिर हो क्या रहा है और वो उसकी मदद कैसे करें। मार्शा की हालत देखकर गाड़ी में बैठा उसका दोस्त उसे बचाने के लिए बाहर निकल आता है। सब लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनता। जैसे ही वो रेत पर अपना पैर रखता है, अचानक फिसलकर मुंह के बल गिर पड़ता है और रेत से चिपक जाता है। वो खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अब उसकी स्किन रेत से चिपकने लगती है। रेत उसके पूरे जिस्म को जख्मी कर देती है। उसके दोस्त गाड़ी स्टार्ट करने लगते हैं ताकि किसी तरह उसे ऊपर खींच सकें, लेकिन बदकिस्मती से गाड़ी भी स्टार्ट नहीं होती। अब उसका एक दोस्त उसकी तरफ रस्सी फेंकता है, लेकिन वो लड़का इतनी बुरी हालत में होता है कि रस्सी पकड़ नहीं पाता और चंद ही लम्हों में उसकी पूरी बॉडी रेत के अंदर समा जाती है। बाकी सब लोग ये खौफनाक मंजर बस देखते ही रह जाते हैं। अब सबके चेहरों पर डर साफ नजर आने लगता है। सब मिलकर फैसला करते हैं कि उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा। गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा लड़का, जिसका नाम जूना होता है, फिर से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। तभी हम एक मोटे से आदमी को देखते हैं जो एक ड्रम के अंदर बैठा होता है। वो हिलने लगता है। उसके दोस्त उससे कहते हैं जरा सा भी मत हिलना, अगर नीचे गिरे तो ये रेत तुम्हें अपने अंदर खींच लेगी। वो आदमी हैरानी से कहता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? क्योंकि उसने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा था। वो उस वक्त सो रहा था, लेकिन अब ड्रम में दर्द होने लगा था, इसी वजह से वो हिल रहा था। तभी एक लड़का उससे कहता है, अगले 2 घंटों में कोई हमारी मदद के लिए आ रहा है, हमने कॉल कर दी है। जूना सबको तसल्ली देते हुए कहता है, अगर तुम शांति से यहीं टिके रहोगे तो वो लोग हमें बचा लेंगे। मजबूरी में वो मोटा आदमी उसकी बात मान तो जाता है, लेकिन सच्चाई ये थी कि जूना झूठ बोल रहा था। कोई भी मदद आने वाली नहीं थी। ये सब लोग अब इस सुनसान बीच पर पूरी तरह फंस चुके थे। तभी मार्शा की दोस्त सवाल करती है, कल रात तो हमने इसी बीच पर पार्टी की थी, तब इस रेत ने हमें कुछ क्यों नहीं किया और यहाँ जो बाकी लोग थे वो कहाँ चले गए? अब सबको धीरे धीरे सच्चाई समझ आने लगती है। दरअसल वो सारे लोग रेत के अंदर समा चुके थे और ये लोग सिर्फ इसलिए बचे हुए थे क्योंकि ये रेत से ऊपर किसी न किसी चीज पर सो रहे थे। इतने में वो मोटा आदमी फिर से चीखने लगता है, मैं सूरज की किरणों से जल रहा हूँ। उसका दोस्त फौरन उसकी तरफ सनस्क्रीन फेंकता है और कहता है, इसे लगा लो, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। वो आदमी सनस्क्रीन लगा लेता है और उसे थोड़ी राहत मिल जाती है। तभी अचानक सबकी नजर उस अजीब चीज पर पड़ती है जो इन्हें रात में मिली थी और जिसे इन्होंने नासमझी में तोड़ दिया था। रात के अंधेरे में उन्हें ठीक से एहसास नहीं हुआ था, लेकिन अब सुबह की रोशनी में साफ दिखाई देता है कि वो चीज दरअसल एक अंडा था और उसे तोड़कर इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। मतलब उस अंडे के अंदर जो भी चीज थी वो अब बाहर आ चुकी थी और मुमकिन था कि वही चीज इस रेत में घुस चुकी हो और अब इन्हें एक एक करके अपना शिकार बना रही हो। जूना अब समझ जाता है कि ये लोग किसी और के भरोसे नहीं बैठ सकते। अगर जिंदा रहना है तो इन्हें खुद ही कुछ करना होगा। वो एक स्केटबोर्ड उठाता है और उसी के सहारे फिसलते हुए टेबल तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो टेबल के पास पहुंचता है उसका बोर्ड स्लिप होने लगता है। उसके पांव डगमगा जाते हैं और वो रेत के बेहद करीब आ जाता है। ऐसा लगता है जैसे रेत के अंदर से कोई चीज बाहर निकलती है और उसके पेट को छूने लगती है, मगर जूना हिम्मत दिखाता है और फौरन छलांग लगाकर टेबल पर चढ़ जाता है। टेबल पर रखा
रखा एक बैग उसकी नजर में आता है जिसमें कुछ स्नैक्स होते हैं। वो उस बैग से एक केला निकालता है और खा लेता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसे उल्टी होने लगती है। जब जूना की नजर अपने पेट पर पड़ती है तो वो देखता है कि वहाँ गहरा जख्म बन चुका है। दरअसल ये इन्फेक्शन उसी रहस्यमयी चीज ने किया था जो रेत के अंदर छुपी हुई थी। ये देखकर सब लोग बुरी तरह घबरा जाते हैं, लेकिन जूना उन्हें तसल्ली देता है, घबराओ मत, ये कुछ भी नहीं है, तुम लोग बस अपने बचने के बारे में सोचो। मगर अब उसके जख्म में तेज दर्द होने लगता है। दर्द इतना बढ़ जाता है कि उसके जख्म से खून निकलने लगता है। ये देखकर उसकी गर्लफ्रेंड रो पड़ती है। जूना उसे समझाते हुए कहता है, रो मत, मजबूत बनो, और ये कहकर वो वहीं लेट जाता है। तभी गाड़ी में बैठी एक लड़की सबको याद दिलाती है, हमारे फोन गाड़ी की डिग्गी में है, हमें किसी तरह उन्हें निकालना होगा ताकि हम मदद मंगा सकें। लेकिन कोई भी ये रिस्क लेने को तैयार नहीं होता, क्योंकि गाड़ी पर बैठे बैठे डिग्गी खोलना नामुमकिन था। आखिरकार एक लड़की हिम्मत जुटाती है और कहती है, मैं ये काम करूंगी। वो धीरे धीरे वहां तक पहुंचती है, लेकिन डिग्गी खुल नहीं पाती। तभी काली लड़की उसे एक लकड़ी का टुकड़ा देती है, इसे कसकर पकड़ लो और रेत की तरफ मत गिरना। फिर भी डिग्गी नहीं खुलती। अब जूना की गर्लफ्रेंड उसे एक रॉड पकड़ाती है और कहती है, अब कोशिश करो। आखिरकार वो लड़की डिग्गी खोलने में कामयाब हो जाती है, लेकिन तभी उन्हें दूर से कोई इंसान आता हुआ दिखाई देता है। वो उस बीच का सुपरवाइजर होता है। सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं और इसी ध्यान भटकने की वजह से डिग्गी खोल रही लड़की की उंगलियां डिग्गी में फंस जाती हैं। डिग्गी अचानक बंद हो चुकी थी। वो दर्द से चीख उठती है। सब लोग उसे अपने पास बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुपरवाइजर तंज कसते हुए कहता है, तुम्हारी जनरेशन ड्रग्स लेकर पता नहीं क्या क्या करती रहती है। तब ये लोग उसे बताते हैं, हम बहुत बड़ी मुश्किल में हैं। वो अपनी गाड़ी उनकी तरफ ले आता है और नीचे उतरने लगता है। ये सब लोग चिल्लाते हैं, रेत पर पैर मत रखिएगा, लेकिन जैसे ही वो रेत पर पैर रखता है सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसे कुछ भी नहीं होता। सबसे पहले वो जूना के पास जाता है और उसके पेट का जख्म देखकर हैरान रह जाता है। सुपरवाइजर हैरानी से पूछता है, आखिर ये सब किया किसने? इसके बाद वो उस मोटे आदमी को ड्रम से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतना भारी होता है कि उससे हिल भी नहीं पाता। तब वो कहता है, फिक्र मत करो, थोड़ी देर में मैं अपनी टीम को यहाँ बुला लेता हूँ, वो तुम्हें रेस्क्यू कर लेगी। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम लोग यहाँ कर क्या रहे हो। जूना की दोस्त उसे सारी बात समझाने लगती है। हमारी दोस्त की उंगलियां गाड़ी की डिग्गी में फंसी हुई हैं। सुपरवाइजर उसके पास तो जाता है, लेकिन उसकी मदद नहीं करता। ये देखकर जूना की दोस्त उस पर चिल्लाने लगती है। सुपरवाइजर गुस्से में कहता है, तुम मुझसे इतनी बदतमीजी क्यों कर रही हो? तुम्हारी परेशानी क्या है? वो जवाब देती है, तुम्हें दिख नहीं रहा कि हम मुश्किल में हैं? हम रेत पर नहीं आ सकते। इस रेत ने हमारे दो दोस्तों को अपने अंदर निगल लिया है। सुपरवाइजर तंज कसते हुए कहता है, मेरे साथ ये गेम मत खेलो। अगर ऐसा ही है तो मैं रेत पर कैसे खड़ा हूँ और तुम लोग भी नीचे आ जाओ। लेकिन जूना की दोस्त और उसका साथी नीचे नहीं उतरते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ऐसा करने से उनकी जान जा सकती है। अब सुपरवाइजर अपनी गन निकाल लेता है। इसी दौरान उसकी चाबियां रेत पर गिर जाती हैं। सब लोग उसे चिल्लाकर कहते हैं, उन्हें मत उठाना, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनता। जैसे ही वो चाबियां उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है, रेत उसके हाथ को जकड़ लेती है। वो तुरंत अपना पेपर स्प्रे निकालता है और उस पर स्प्रे करने लगता है, लेकिन कोई असर नहीं होता। अचानक वो क्रीचर उसका आधा हाथ काट लेता है। खून की धार बहने लगती है। सब लोग डर के मारे चीख उठते हैं। अब जूना की दोस्त दूर से ही उसका पेपर स्प्रे उठा लेती है, इस उम्मीद में कि शायद यही हथियार उस क्रीचर के खिलाफ उनकी थोड़ी मदद कर सके। उधर सुपरवाइजर पूरी तरह रेत पर गिर जाता है और देखते ही देखते रेत उसे अपने अंदर निगल लेती है। कुछ ही पलों में वो आदमी पूरी तरह गायब हो जाता है। अब ऊपर के केबिन में जूना की दोस्त अपने एक साथी से बात करती है। अब इन लोगों को आखिरकार समझ आ जाता है कि सुपरवाइजर को इसलिए कुछ नहीं हुआ था क्योंकि उसके जूते बहुत मजबूत थे और नीचे से टोबल जैसे फाइबर वाले थे। यही बात समझते ही एक लड़का अपने साथियों से कहता है, मेरी तरफ वो टोबल फेंको, हम उसे अपने पैरों से बांध लेंगे और फिर यहाँ से निकल सकेंगे। उसके दोस्त जैसे ही टोबल उसकी तरफ फेंकते हैं, उसे पकड़ने की कोशिश में वो केबिन से नीचे गिर जाता है और जैसे ही वो नीचे गिरता है, रेत के अंदर से धागों जैसी बहुत सारी चीजें बाहर निकल आती हैं, जो असल में उस क्रीचर के टेंटिकल होते हैं। वो टेंटिकल उसकी पूरी बॉडी से चिपक जाते हैं और उसका खून चूसने लगते हैं। चंद ही पलों में उसके साथ भी वही होता है जो बाकियों के साथ हुआ था, वो भी रेत में गायब हो जाता है। ये मंजर देखकर सब लोग बुरी तरह डर जाते हैं। ब्लैक लड़की अपने कानों पर हाथ रखकर रोने लगती है। जूना की दोस्त उसे तसल्ली देती है, सब ठीक हो जाएगा। उसी वक्त एक लड़की वहाँ एक ग्रिल सीधी करके रखती है और दूसरी ग्रिल जोड़ देती है। फिर वो केबिन से छलांग लगाकर सीधे गाड़ी तक पहुँच जाती है। जैसे ही वो गाड़ी में आती है, वो ब्लैक लड़की को जोर का थप्पड़ मारती है, क्योंकि यहाँ आने का पूरा प्लान उसी का था। हालांकि सच ये था कि इसमें उसकी भी कोई गलती नहीं थी। अब ये दोनों मिलकर डिग्गी में फंसी लड़की की उंगलियां निकालने की कोशिश करती हैं और आखिरकार उसकी उंगलियां बाहर आ जाती हैं। जूना की दोस्त उस लड़की के हाथ पर टोबल बांध देती है। दूसरी तरफ हम उस मोटे आदमी को देखते हैं
जो ड्रम में फंसा हुआ था। अब उसके पूरे जिस्म में दर्द होने लगता है, उसकी बॉडी से खून निकलने लगता है और जैसे ही उसका खून रेत पर गिरता है, रेत के अंदर से फिर से टेंटिकल बाहर आने लगते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि क्रीचर को पता चल चुका है कि यहाँ इंसान मौजूद है। इधर दोनों लड़कियां ग्रिल्स को जोड़ जोड़ कर टेबल तक जाने का रास्ता बना लेती हैं। अब ब्लैक लड़की उस रास्ते से चलकर जूना तक पहुंचती है। उधर जिस लड़की की उंगलियां डिग्गी में फंसी थीं, वो जूना की दोस्त से कहती है, अब तुम जाओ, मेरे हाथ से खून निकल रहा है। अगर मेरा खून रेत पर गिर गया तो वो क्रीचर हम पर हमला कर देगा। इसी वजह से जूना की दोस्त हिम्मत करके आगे बढ़ती है और सुरक्षित जगह तक पहुंच जाती है। अब आखिर में वो लड़की जिसकी उंगलियां जख्मी थीं, ग्रिल के रास्ते चलने लगती है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ती है उसके हाथ से खून टपक जाता है। खून गिरते ही उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीधे रेत पर गिर पड़ती है। चंद ही पलों में रेत उसे भी अपने अंदर निगल लेती है। दूसरी तरफ हम उस मोटे आदमी को देखते हैं जिसके ड्रम से खून बह रहा था। वो खून देखकर टेंटिकल उसकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। अब ब्लैक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने पैरों पर टोबल बांधकर रेत पर चलने लगती है। हैरानी की बात ये होती है कि उसे कुछ भी नहीं होता। वो तेजी से सुपरवाइजर की गाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है। ये देखकर मोटा आदमी खुश हो जाता है और सोचता है अब हम यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन उसे नहीं पता होता कि टेंटिकल उसके ड्रम को नीचे से खोखला कर चुके हैं। अचानक वो टेंटिकल बड़े होकर उसकी पूरी बॉडी के चारों तरफ लिपट जाते हैं और उसे नीचे खींच ले जाते हैं और वो भी मारा जाता है। अब वो क्रीचर बहुत बड़ा हो चुका होता है क्योंकि उसने कई लोगों को निगल लिया था। उसके टेंटिकल अब पहले से ज्यादा मजबूत हो चुके थे। वो क्रीचर सुपरवाइजर की गाड़ी के पास आता है और उसे जोर से हिलाने लगता है, जिससे ब्लैक लड़की गाड़ी के ऊपर से गिर जाती है। उसका सिर गाड़ी से टकराता है और वो बेहोश हो जाती है। अब वहाँ सिर्फ जूना की दोस्त ही बची होती है क्योंकि जो लोग जिंदा थे उनकी हालत भी बहुत खराब थी। वो बुरी तरह घबरा जाती है और तभी रात हो जाती है। रात होते ही ब्लैक लड़की को होश आ जाता है। वो एक एयर वाटर टब तक जाती है, उस पर जूना को लिटाती है और उसे गाड़ी तक पहुंचाती है। पीछे पीछे जूना की दोस्त भी आ रही होती है, लेकिन तभी वो क्रीचर अपने टेंटिकल से गाड़ी का दरवाजा बंद कर देता है। अब हम देखते हैं कि उस क्रीचर के टेंटिकल चमक रहे होते हैं और उनसे नीली रंग की रोशनी निकल रही होती है। जूना की दोस्त हिम्मत नहीं हारती और किसी तरह गाड़ी के अंदर पहुंच जाती है। अंदर उसे एक गैसोलीन का कैन दिखाई देता है, लेकिन वही क्रीचर अपने टेंटिकल से उस कैन को पकड़ लेता है और छोड़ता नहीं है। अब जूना की दोस्त एक पल भी बर्बाद नहीं करती। वो दूसरा कैन उठाती है और गाड़ी के चारों तरफ गैसोलीन फैलाने लगती है। इतना ही नहीं, कुछ गैसोलीन सीधे उस क्रीचर के ऊपर भी गिर जाता है और फिर जूना की दोस्त बिना एक पल गंवाए माचिस जलाकर उस गैसोलीन में आग लगा देती है। देखते ही देखते आग की लपटें उस क्रीचर के टेंटिकल्स तक पहुंच जाती हैं। आग लगते ही वो क्रीचर बुरी तरह तड़पने लगता है। उसके टेंटिकल हवा में लहराने लगते हैं और पूरी रेत हिलने लगती है जैसे जमीन के नीचे कोई तूफान उठ गया हो। जूना की दोस्त फौरन गाड़ी के अंदर कूद जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है, लेकिन जला हुआ क्रीचर अब भी हार नहीं मानता। वो अपने टेंटिकल्स से गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, मगर आग की वजह से अब उसकी ताकत कमजोर पड़ चुकी होती है। उसकी पकड़ ढीली होने लगती है और दर्द से तड़पता हुआ वो वापस रेत के अंदर समा जाता है। अब चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। नीली रोशनी बुझ चुकी होती है। रेत बिल्कुल शांत हो जाती है जैसे वहाँ कभी कुछ हुआ ही ना हो। रात बहुत गहरी हो चुकी होती है। जूना, उसकी दोस्त और ब्लैक लड़की तीनों डर के मारे कांप रहे होते हैं। थकावट और खौफ की वजह से ये लोग गाड़ी के अंदर ही सो जाते हैं। सुबह होते ही गाड़ी के शीशे पर किसी के खटखटाने की आवाज आती है। जब ये लोग आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि बाहर कोई पुलिस अफसर खड़ा है। जूना की दोस्त डरते डरते गाड़ी से बाहर निकलती है और पहली बार अपना पैर रेत पर रखती है, लेकिन इस बार उसका पैर रेत से चिपकता नहीं है। ये देखकर ब्लैक लड़की भी बाहर आती है और दोनों राहत की सांस लेती हैं। वो समझ जाती हैं कि वो क्रीचर अब खत्म हो चुका है। चारों तरफ अब कोई हलचल नहीं थी। बीच शांत था, हवा सामान्य चल रही थी, रेत में अब कोई जान नहीं थी। लेकिन इस खुशी के बीच एक बहुत बड़ा दुख छुपा हुआ था। जूना, जो पूरी रात जख्मों से जूझ रहा था, अब जिंदा नहीं रहा। उस जहरीले इन्फेक्शन की वजह से उसकी जान जा चुकी थी। वो दोनों लड़कियां आंखों में आंसू लियाए वहां से चली जाती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि लास्ट सीन में हमें एक चौंकाने वाली सच्चाई दिखाई जाती है। दरअसल वो क्रीचर पूरी तरह मरा नहीं था। रात में जलने के बाद वो रेत के नीचे से निकलकर सीधा समंदर में चला गया था और अब वो समंदर की लहरों के साथ शहर की तरफ बढ़ रहा होता है। मतलब उसका अगला निशाना, उसका अगला शिकार अब पूरा शहर है। और इसी डरावने मोड़ पर यह फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। ऐसी ही और डरावनी और मजेदार मूवी एक्सप्लेन्ड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली एक और शानदार वीडियो में।